चलो तो यहाँ मैथ्स का यूज करना है। पहले मैंने 25 से काटा है इसको। कुछ और आ रहा है? पहले मैंने सर 25 से फोर्टी काट। फोर आएगा। गलत है किसका? वर्षा मेरा या आपका? चलो यहाँ देखो, एक बार फिर से काटना सीखो। काटना सीखो। जरूरी है काटना सीखना। यहाँ देखो, एच डैश यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं एक बार इसको फिर से। ये, अरे यार, रिंकू को आवाज नहीं आ रही होगी, बार बार ज्वाइन कर रहा है। मैंने लिखा भी, मैसेज भी टाइप किया उसके बाद भी। आप में से कोई रिंकू को जानता हो तो। कोई बॉयस आते ही नहीं है, एक ही बॉय आ रहा है उसके बाद भी। को बोल दूं मैं? चलो, उम्मीद है मैसेज पढ़ लिया तो अच्छा है। 25 से काटा है मैंने। यार फिर से पूरा करना पड़ेगा। ये माइनस का 375 लिखा हुआ था, गुणे 4/250। 25 से काटा, 25 से कम 25 जीरो। 25 से कम 25। सर हाँ। सर माइनस का 275 है वो। हाँ, 275 क्यों होगा? वी का मान रखना था ना, वी का मान 37.5 था। आपने गलत रख दिया है। 37.5 रखा था, दशमलव हटाया था, नीचे एक जीरो बढ़ गया था, नीचे 250 हो गया था। आपसे गलती हो गई है। 25 से कम 25 भैया जीरो। मैंने ही नहीं लगाया। चलो ठीक है, आप सुधार लो उस चीज को। 25 से कम 25 जीरो। 25 से कम 25 बचा 12। 25 छंग 125। 25 छंग 125 नहीं, 25 पंजे 125। 25 चौको 100। 25 पंजे 125। 15 बचा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो एच डैश कितना आ रहा है? एच डैश आ रहा है -6 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ था ना। एच डैश आ रहा है -6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करा, आवर्धन निकाला। तो आवर्धन का मान होता है m इक्वल्स टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई निकल गई है -6, वस्तु की लंबाई दी हुई थी 4। आवर्धन आ गया -5। आवर्धन का नेगेटिव माइनस नेगेटिव आ रहा है तो क्या मतलब है? अगर आवर्धन माइनस में आता है तो मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक है, और अपन जानते हैं ना, अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। इसलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है। अब जान दो, न्यूमेरिकल हो गए बहुत, बहुत ज्यादा पक गए हैं। अब थोड़ा सा आप नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हो गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में सर खपा जाता है वैसे ही, सभी लोग परेशान हो है। अब एक काम करते हैं, हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल पे फिर से आएंगे जब अपन चैप्टर की न्यूमेरिकल कर रहे होंगे ना, मतलब जब अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर से न्यूमेरिकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आ रहे हैं डेफिनेशन की तरफ, अपवर्तन की तरफ। तो अपवर्तन की डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि का क्या अभी आपने कभी भी जो अपना मग रहता है या गिलास रहता है, उसमें सिक्का डुबो कर देखा है कभी? पॉइंट। क्या देखा है भैया? किसी ग्लास में पानी भरा हुआ है और अगर अपन उसमें सिक्का डाल दें
तो वो सिक्का बड़ा बड़ा नहीं दिखता थोड़ा सा? नो, कभी देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया? तो करना, आज करना। दिखता है। दिखता है। और आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे वो सिक्का जो है हल्का सा उभरा हुआ नजर आएगा। क्या हुआ महक? दिखता है। दिखता है, बिल्कुल दिखता है ना? तो अ, अपन क्या करेंगे, शुरुआत इसी प्रैक्टिकल से करेंगे। मतलब प्रैक्टिकल क्या है वो, ये एक्चुअली मेरा नेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। हम अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इसको यार। कॉन्सेप्ट है अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का। यहाँ देखो, अगर कॉइन डला हुआ है कहाँ पर, ग्लास में डला हुआ है, तो हम पाएंगे कि वो कॉइन हमको उभरा हुआ नजर आता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ देखो, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें अपन को पता चलेगा कि ऐसा क्यों दिखाई होता है, ऐसा क्यों नजर आता है। पता नहीं क्या हो रहा है इंटरनेट को या फिर जूम को। बिल्कुल हल्का चल रहा है, लटक रहा है। मेरी आवाज अटक रही है क्या? क्या सिंपल आ रही है, बिल्कुल फ्लुएंट आ रही है, क्या अटक रही है? भैया बीच बीच में अटक रही है बस। बीच बीच में अटक रही है। अगर हम पेंसिल देखें तो हमारी पेंसिल भी कुछ इस तरह से नजर आएगी। अगर हम ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल डाल दें तो पेंसिल भी कुछ तिरछी सी नजर आएगी। ध्यान से देखो, शेप में नहीं दिखेगी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देगी। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेंसिल के डायग्राम? पानी में डाल के देखोगे आप तो तिरछी नजर आएगी पेंसिल। ऐसा होता है ना? क्यों होता है? रीजन है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है ना? यहाँ देखो, कुछ ये घटना घट रही होती है जब हम सिक्के को ग्लास में देख रहे होते हैं। ये हमारा ग्लास है, हमारी आई साइट यहाँ पर है, ऑब्जर्वर लिखा हुआ है जहां से हम देख रहे हैं। वास्तविकता में सिक्का कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पर। तो सिक्के से जो आने वाला प्रकाश है ना, सिक्के से आने वाला प्रकाश, वो जब पानी से बाहर आता है, पानी से बाहर आता है तो उसको जाना सीधे चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। इसको यहां से जब आ रहा था तो ऐसा बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था इसको, लेकिन आप देख पा रहे हो रियलिटी में, वास्तविकता में क्या हुआ, ये यहां तक तो सीधा आया, पानी तक तो सीधा आया, लेकिन पानी के बाहर हवा में जब था तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। मतलब इसको ऐसा जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा हो गया, तिरछा हो गया, मुड़ गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया, है ना? दूसरी प्रकाश किरण भी ऐसी आई थी, यहां से इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये पानी तक तो सीधा आए, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ इसने अपनी दिशा भी परिवर्तित कर ली, दिशा को बदल लिया, है ना? और हम बोलेंगे ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो हमारी अपवर्तन की परिभाषा भी यहीं से बनती है। जब भी कोई अपवर्तन का पूछे ना तो सबसे पहले आपके सामने यही दिमाग में आना चाहिए। जब हम कांच के गिलास में पानी भर के उसमें सिक्का डाल देते हैं तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है। उसी तरह से यदि हम किसी पेंसिल को पानी से भरे हुए गिलास में डाल दें तो जितना हिस्से में पेंसिल डूबी हुई है पानी में, उतनी हिस्सा पेंसिल का तिरछा नजर आएगा, है ना? ये किस कारण से हो रहा है? अपवर्तन के कारण से। अपवर्तन में प्रकाश जब उस वस्तु से आ रहा होता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और जब विचलित हो जाता है तो हमारे लिए एक भ्रम पैदा करता है ना? ये मार्ग से विचलित हुआ ना, इन लाइनों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतलब सिक्का वास्तविकता में यहाँ पर है, लेकिन प्रकाश विचलित हुआ ना तो उसने उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? यहाँ बना दिया, और दोनों ने जहां एक दूसरे को काटा वहां पर सिक्के का हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, और हमको लगता है कि सिक्का नीचे नहीं है, सिक्का थोड़ा सा ऊपर है ना? तो
हम अपवर्तन किसे को बोलेंगे? जब कोई प्रकाश किरण, पानी एक माध्यम हो गया, है ना। माध्यम मतलब, आप सीधी सी बात बताओ, गोली को यदि, बंदूक की गोली को, सिंपल सी बात बताना, हवा में जलाओगे, कौन आंसर देगा? मेघा आंसर देगी। मेघा, एमएम वाली मेघा, मेघा सिंह अग्रवाल। मेघा यस मुझे सेम। आंसर बताओ, मैं गोली चला रहा हूँ, हवा में चला रहा हूँ, है ना, तो उसकी ज्यादा स्पीड होगी, और फिर पानी में चला रहा हूँ, तो किस में सबसे ज्यादा स्पीड होगी? हवा में। हवा में स्पीड ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ हवा, यहाँ ऊपर हवा है और नीचे पानी है, मतलब नदी में गोली चलाई, नदी में गोली चलाई, तो यहां तक तो सीधी आएगी क्या? यहां पर भी बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी गोली, ऐसा होगा? नहीं भैया, वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी, मतलब अपना रास्ता थोड़ा सा बदल सकती है, उसकी स्पीड भी कम होगी, दोनों चीज होंगी। यहाँ पर तो हवा में तो तेज चलेगी वो, लेकिन पानी में जैसे जाएगी उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और मार्ग भी सीधा नहीं रहेगा। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा ये चीज। तो बस हमारी जो डेफिनेशन बनती है अपवर्तन की, वो भी यहीं से बनती है। कैसी? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, अभी याद हो जाना चाहिए, इतनी कठिन नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह, उसको सीधे जाना चाहिए था, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखो बंदूक के डायग्राम से, अगर यार बंदूक की गोली को प्रकाश किरण समझ के चलो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यदि मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने बनाया नदी का छोर, नदी कैसी होती है? नीली, नीली बनाना चाहिए था। यहाँ पर पूरी नदी है और मैंने बंदूक चलाई है ऊपर से, यहाँ से बंदूक चलाई है, ऐसी गोली चल, बंदूक नहीं चलाई, सॉरी, बंदूक तो है ना चलाते हैं, गोली चलाते हैं। गोली चलाई है ना। तो गोली यहां से बिल्कुल सीधी जाएगी, यहां से बिल्कुल सीधी जाएगी, यहां तक तो सीधी जाएगी, लेकिन यहां से आने के बाद जब पानी में आएगी ना, तो वो अपने मार्ग से आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब सीधी, अब सीधी नहीं जाएगी, उसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा पाएगी। वो अपने मार्ग से या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, कैसी भी जा सकती है ना। तो आप इस बंदूक की जो गोली है, गोली को इमेजिन करो कि ये प्रकाश किरण है, यह प्रकाश है। ऊपर वायु एक माध्यम है, ऊपर वायु है जो कि एक माध्यम है। माध्यम मतलब मीडियम, जिसमें से गोली जा रही है ना, प्रकाश जा रहा है। वैसे ही जल भी एक क्या है? माध्यम है। जल भी क्या है? एक माध्यम है। इससे डेफिनेशन याद रखो अब। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक मार्ग से दूसरे मार्ग में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, जाना ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसे चली गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। और इस भैया घटना, सिर्फ पानी में ही विचलित होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग अलग केस हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, हमने अगर एक कांच का बर्तन लिया, और कांच की सिल्ली का यूज करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं एक्चुअली में इसमें। एक आयताकार कांच की सिल्ली ले लेते हैं हम, ऐसी सिल्ली मतलब घनाभ, घनाभ समझते हो ना, डस्टर, मान लो एक डस्टर है तुम्हारे पास और वो कांच का है, दोनों ही स्कूल में मौजूद है, वो करवाया जाएगा आपको प्रैक्टिकल। कांच की सिल्ली ले ली अपन ने, और यहाँ से अपन ने एक लेजर लाइट मारी, तो लेजर लाइट क्या करेगी? अपना मार्ग परिवर्तित कर लेगी। कैसे? इसका प्रैक्टिकल करके दिखना चाहिए, वैसे तो स्कूल में दिखाते हैं, दिखाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अपन ने यहाँ से लेजर लाइट मारी, तो लेजर लाइट यहाँ तक तो सीधी जाएगी, लेकिन आपको सिल्ली में बाकायदा देखिएगी कि वो टेढ़ी हो गई अपने मार्ग से, और जब बाहर निकलेगी ना, फिर से ऐसी हो जाएगी। हालांकि फिर भी उसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन अभी भी मार्ग तो विचलित हुआ है, लेकिन वापस ऊपर हवा था, बीच में कांच थे, और कांच के बाद फिर से हवा थी। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब हवा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो विचलित हो गई, और जब दूसरे माध्यम से वापस पहले माध्यम में आई तो भी विचलित हुई। इसको ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा ना जाके ऐसी हो गई, तिरछी हो गई। तो हम कांच भी ले सकते हैं, अगर हम शहद भर लें, शहद शीशी में भरा हुआ है,
तो शहद में भी प्रकाश, आपको शहद के आर पार नहीं दिखेगा, प्रकाश तो दिखेगा लेकिन बहुत कम दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा। ऑयल लेंगे अगर अपन, ऑयल के कांच, ऑयल को भर लेंगे अगर कांच की शीशी में, ऑयल के आर पार देखेंगे, उसमें भी हमको अलग नजर आएगा। तो हर चीज में जो भी एक हवा के विपरीत थोड़ी सी घनी है, सघन है ना, वहां पर अब यहाँ पर बात शुरू होती है माध्यम की। जैसा सपना ने क्वेश्चन पूछा, क्या सभी में केवल हवा और पानी में ही ऐसा होगा क्या? नहीं, बाकी हाँ, चीज में यही भी हो पूछा। सकता है। बाकी चीज में बिल्कुल हो सकता है। कैसे? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी हुई है 9th क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अपन। 9th क्लास में हमने देखा है कि हमारे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में बहुत सारे अंतर पड़े थे। एक प्रमुख अंतर था, ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि ठोस जो है वो ज्यादा घनत्व वाले होते हैं, ठोसों का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व कम होता है, और गैसों का घनत्व तो और कम होता है। तो वायु क्या है? गैस है। जल क्या है? द्रव है। और अगर ठोस, यहाँ पर कांच की सिल्ली क्या है? ठोस है। तो पानी, कांच की सिल्ली, या कुछ भी कोई सा भी ठोस, द्रव, गैस में, एक ठोस से दूसरे गैस में, ठोस से द्रव में, कहीं से भी कहीं जा रही होगी प्रकाश किरण, तो उसका विचलन होना तय है ना। अब मुझे बताओ, अपन ने गोली पानी में चलाई थी, तो पानी में तो थोड़ी बहुत चल भी गई गोली और विचलित भी हुई। अगर इसकी जगह अपन कांच की सिल्ली पे चला चढ़ाते तो? हाँ, पूछो सब। भैया ये एक बार और बता देना। डेफिनेशन? नहीं, ये ऊपर ये मैंने पूछा था ना, यही हाँ, तो वायु माध्यम। वायु माध्यम होगा, जल माध्यम होगा। इसकी जगह पर अपन एक काम करते हैं, ये तालाब को थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं। अपन इसको मान लेते हैं क्या, अपन मान लेते हैं कि अपने पास एक रेत है, रेत से भरा हुआ जा रहा है ना। यहाँ ऊपर क्या है? वायु है, और नीचे क्या है? रेत है। तो वायु क्या हो गई? गैस हो गई, एक माध्यम हो गई, रेत जो है वो ठोस हो गई। तो अब क्या होगा अगर हम गोली चलाएं? अब गोली चलाएंगे तो होगा क्या? नॉर्मली गोली यहाँ तक तो सीधी चलेगी और रेत में धंस जाएगी, इतनी चल पाएगी बस। लेकिन आप उस इतनी में भी देख पाओगे कि वो सीधी सीधी नहीं गई है, वो अपने मार्ग से, अच्छा ये तो रेत गोली थी इसलिए रुक गई रेत में, लेकिन प्रकाश किरण नहीं रुकेगी, प्रकाश किरण थोड़ी थी तो अंदर चली जाएगी, और ठोस होने के कारण से वो अपना मार्ग बदलेगी, 100% बदलेगी। उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे ना जाते हुए या तो वो इस साइड हो जाएगी या इस साइड हो जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश से जुड़ी इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो माध्यम कुछ भी हो, अगर माध्यम चेंज होगा, पानी से हवा में आएगी, हवा से पानी में जाएगी, हवा से कांच में जाएगी, कांच से पॉलिथीन में जाएगी, अगर तो जो भी माध्यम चेंज होगा वहां पर प्रकाश किरण का विचलित होना तय है। और प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब बात आती है, माध्यम के दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है विरल माध्यम, विरल को ही सरल भी बोलते हैं, सरल माध्यम भी बोलते हैं। मैं विरल का ही यूज करूंगा, सरल का बहुत कम यूज करूंगा। विरल माध्यम होता है और सघन माध्यम होता है, विरल और सघन। सरल का यूज नहीं करूंगा क्योंकि सरल और सघन में कंफ्यूजन होती है ना। बुक ने सरल यूज किया हुआ है। विरल और सघन, अब ये दोनों ही तुल्यांक के शब्द हैं। यदि मैं बोलूं कि आपकी क्लास में एक लड़की लंबी है, किसी को बुरा नहीं लगेगा तो किसको ले लूं मैं? मेघा, आपका उदाहरण ले लूं? हाँ भैया। हाँ, बुरा नहीं मानेगी इसलिए मैं बोलूंगा मेघा क्लास में सबसे लंबी लड़की है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ। मेघा से हो सकता हूँ। अब मुझे बताना पड़ेगा ना मेघा किससे लंबी है, कंपेयर में कुछ होना चाहिए ना। तो ऐसे शब्दों को हम तुल्यांकी शब्द बोलते हैं, तुल्यांकी। मैंने बोला कि मेघा जो है, मेघा बड़ी लड़की है, तो भाई उम्र में अगर बड़ी है तो किससे बड़ी है? उसकी छोटी बहन से कि उसकी मम्मी से? अगर हम बोलेंगे मेघा उसकी मम्मी से बड़ी है तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मम्मी ज्यादा बड़ी होंगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेघा जो है उसकी बहन से छोटी है, छोटी बहन से छोटी है, तो नहीं, गलत है ना।
ये शब्द कहलाते हैं तुल्यांकी शब्द। मतलब आप तुलना किससे कर रहे हो, मेघा की तुलना किससे कर रहे हो, उसकी मम्मी से कर रहे हो या उसकी छोटी बहन से कर रहे हो। तब तो सेम केस हमारे जो माध्यम है वो भी विरल और सघन माध्यम है। हम तुल्यांकी शब्द का यूज करते हैं विरल सघन के। कैसे कैसे उदाहरण के लिए यदि मैं बोल रहा हूं कि जल, सॉरी, कांच नहीं, हवा विरल माध्यम है, तो किसके सापेक्ष सामने कौन है वो भी तय करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं सामने जल है तो हवा विरल बिल्कुल सही होगी। सामने जल है तो जल के सापेक्ष हवा विरल माध्यम है, बिल्कुल। सापेक्ष मतलब इसके सामने, जल के सापेक्ष हवा विरल माध्यम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि निर्वात, निर्वात एक चीज होती है, निर्वात मतलब जहां वायु नहीं है, उसमें प्रकाश की चाल हवा से भी तेज होती है। तो यदि मैं यहाँ पर जल की जगह पर निर्वात शब्द यूज करूं तो मैं गलत हो जाऊंगा। निर्वात ज्यादा विरल है, तो मेरे लिए निर्वात जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा, हवा सघन हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं जल, जल हमेशा सघन नहीं हो सकता, है ना। जल, नहीं, गोली का ही उदाहरण लेते हैं, बंदूक की गोली, है ना। अपन ने क्या करा, ऊपर वायु थी, नीचे जल था, तो जब गोली चलाई गई तो वायु से चलाई गई और जल में प्रवेश करी, मार्ग परिवर्तित हुआ उसका, है ना। तो वायु कौन सा माध्यम, वायु द्रव है, सॉरी, वायु गैस है, इसका घनत्व कम होगा, तो ये विरल माध्यम कहलाएगा। और जल वायु के सापेक्ष द्रव है, इसका घनत्व वायु से ज्यादा होगा, इसलिए ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, एक प्रयोग करने के लिए, तालाब में, तालाब के ऊपर या तालाब के नीचे, मान लीजिए ये तालाब है, मतलब ऊपर जल है, और जल के तली पर मैंने कांच की एक बड़ी सी ईंट रख दी। थोड़ा सा नीचे यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कांच की एक बड़ी सी ईंट रख दी और अब गोली चलाई, पानी के अंदर गोली चलाई। तो अब गोली कहाँ से जाएगी, जल से कांच में प्रवेश करेगी, मतलब जल क्या है, द्रव। अब जल यहाँ पर विरल माध्यम बन जाएगा, और कांच ठोस है, तो कांच कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि अगर इस केस में, पहले वाले केस में जल सघन था तो हमेशा ही सघन रहेगा, नहीं, डिपेंड करता है उसके सामने कौन है। जल के सामने जैसे ही कांच आया तो जल विरल बन गया, और कांच कैसा बन गया, सघन। इसको बोलते हैं तुल्यांकीय शब्द। मेघा लंबी है यदि, तो जरूरी नहीं है किसके सामने लंबी है, उसकी छोटी बहन के सामने लंबी है। अगर मैं मेघा के सामने उसकी मम्मी को ले आऊं तो मेघा जो है वो, उसकी हाइट कम हो जाएगी उसकी मम्मी से, तो मेघा की हाइट तुल्यांकी शब्द है। उसी प्रकार से सघन और विरल भी तुल्यांकी शब्द है। याद रखने वाली बात कुछ भी नहीं है, बस समझने वाली बात है कि सघन और विरल माध्यम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से परिवर्तित हो सकते हैं, है ना। तो सघन और विरल जरूरी नहीं है जल हमेशा ही सघन माध्यम रहेगा, चेंज भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, जरा कोई ज्यादा बड़ा रॉक वो नहीं है ना। अब अपन क्या करते हैं, कांच की सिल्ली का अपवर्तन का डायग्राम एक बनाते हैं, जो कि पूछा जाता है। अपवर्तन की परिभाषा कैसे लिखते हैं अपन, अपवर्तन की परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगी। परिभाषा मैंने फिर से बता दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस प्रकाश से जुड़ी हुई इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश से जुड़ी हुई इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अपवर्तन के नियम, जैसे अपने परावर्तन का डायग्राम बनाया था ना, इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, कांच की सिल्ली बनाएंगे अपन, ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे जब भी क्लास में होंगे, मुझे याद दिलाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। कांच की एक सिल्ली बनाएंगे और उसमें प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे। ये ऐसी आ रही होगी प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण ऐसी होगी, तो अब होगा क्या, इसको ऐसा सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाते हुए ऐसे जाएगी, है ना। अब ऊपर क्या था,
ऊपर जो है ये वायु थी, ऊपर वायु थी, नीचे ये क्या आ गया, कांच आ गया। ऊपर विरल माध्यम था, ऊपर विरल माध्यम था। कांच कौन सा माध्यम हो जाएगा, कांच सघन माध्यम हो जाएगा। कांच की सिल्ली के बाहर भी तो वायु है ना, तो वायु फिर से क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, वायु विरल माध्यम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में आप ये करके देखेंगे क्या होगा, जब प्रकाश किरण अपन ऐसे डालेंगे ना, इसको आपतित प्रकाश किरण को ऐसे दिखाते हैं, इधर से आई और ऐसी चली गई। अब होगा क्या, अब बाहर जब निकलेगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए सीधे सीधे, लेकिन अपवर्तन के कारण से ये ऐसी हो जाएगी, 100% होगी, ऐसी हो जाएगी। और अपन क्या करेंगे, इस वाली लाइन ये किरण ऐसी चली जाएगी, और अपन क्या करेंगे, इसके सामने एक लाइन बना देंगे, जो कि जो बाहर निकली है ना किरण, उसको क्या बोलते हैं, उसको निर्गत किरण बोलते हैं, उसके समांतर होगी बिल्कुल। ये दोनों प्रकाश किरण समांतर होगी। ये पतली क्यों बनाई मैंने, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, रियल में नहीं दिखाई देगी, तो इसको अपन को डॉट डॉट के रूप में बनाना पड़ेगा। क्यों बनाई है, वो ये दिखाने के लिए कि जो आपतित प्रकाश किरण थी उसको सीधे जाना चाहिए था इस लाइन में, जो अपन ने डॉट डॉट बनाई ना, उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो जा कैसी रही है, ऐसी जा रही है। उसको ये वाली लाइन को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो अपवर्तन के कारण से कैसी जा रही है, इधर से जा रही है। ये दिखा रहा होता है डायग्राम, है ना। इसको बोलते हैं अपन आपतित किरण। कौन सी किरण, नाम तो सुना ही होगा, परावर्तन में भी था ना ये, आपतित किरण। किरण नहीं लिखा तो चलेगा, ही लिख देता हूँ बस, आपतित किरण। ये वाली जो किरण है ना कांच के सिल्ली के अंदर, ये होगी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। जैसे परावर्तन का क्वेश्चन जरूरी था ना, इंपॉर्टेंट, ये वाला भी जरूरी है, अपवर्तित किरण। और जो बाहर किरण प्राप्त होती है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, निर्गत किरण, है ना। तो ये हमारे कांच की सिल्ली से अपवर्तन का डायग्राम बन गया। इसमें अभिलंब क्यों नहीं है, अभिलंब उसमें था, होते हैं, इसमें भी होते हैं, बता देता हूँ। जो ये वाला यहाँ, सॉरी, यहाँ पर जो बिंदु होगा ना, ये आपतन बिंदु कहलाएगा, और यहाँ से हम एक अभिलंब खींचते हैं, जो कि बिल्कुल काल्पनिक रेखा होती है, दिखाई नहीं देती रियलिटी में। जैसे परावर्तन में खींचते हैं ना, कोण नापने के लिए खींचते हैं, इसको भी थोड़ा सा तिरछा है लेकिन चलेगा, अभी का काम चल जाएगा, है ना। तो ये अभिलंब क्या केवल एक अभिलंब होता है परावर्तन में, इसमें दो होते हैं, नीचे भी खींचा जाता है एक अभिलंब, क्योंकि अपन को नीचे भी कोण नापना पड़ता है। तो इसमें आपतन कोण का मान परावर्तन अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता, ध्यान रहे। ये आपतन कोण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है, ये हमारा आपतन कोण कहलाता है, ये वाला आई, है ना। और जो आपतन कोण और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण होता है, ये आर होता है। और जो नीचे वाला होता है, ये वाला, ये ई होता है, एग्जिट रे का मतलब निर्गत किरण का कोण, है ना। इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इसकी नहीं पड़ती है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। कोण अगर याद नहीं भी रहे तो चलेगा। आखिरी में सर कोण अपवर्त आर कहाँ होता है? कोण आर नीचे यहाँ पर, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बन रहा है यहाँ पर। जूम करके बताऊं, ये यहाँ पर होता है कोण आर, ये वाला अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण आर। अच्छा, एक चीज आपको मालूम है, एकांतर अंतः कोण पड़े होंगे ना, तो यहाँ पर देखो एकांतर अंतः कोण बन रहा है, ये जेड बन रहा है यहाँ से, ऐसा। तो अगर ये आर है, वो बहुत बेकार दिख रहा है, मैं इसको बड़ा ऐसा ये वाला जो कोण है, ये अगर आर है, तो ये वाला कोण भी आर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण के जेड बन रहा है ना, आपको पता होगा, मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो ये अगर आर है तो ये वाला भी आर हो जाता है। खैर, ये वाला ये वाला आपतन कोण, और ये वाला जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में है, ये हमारा अपवर्तित अपवर्तन कोण कहलाएगा, और ये वाला निर्गत कोण कहलाएगा, एंगल ई, है ना। ये हमारा अपवर्तन का डायग्राम है। उम्मीद है अपवर्तन समझ में आया होगा। अब इसके नियम बाकी हैं, तो नियम कल देखेंगे अपन। आज थोड़ी सी क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि नियम और अपवर्तनांक साथ में पढ़ाऊंगा, दोनों ही, है ना। तो आज अपन ने क्या सीखा, आज अपन ने दर्पण सूत्र का न्यूमेरिकल करने की कोशिश करी,
बहुत सारों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बहुत सारों को बोझ लगा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, मैथ्स अगर डर लगता है मैथ्स से, तो बहुत सारों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को पूरा समझ में आ गया है, वो चैप्टर के आखिरी में न्यूमेरिकल है, उसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई बस दर्पण वाले देख लेना, उसमें लेंस वाले भी होंगे, केवल दर्पण वाले देख लेना। अगर कोशिश कर सको 1/f=1/v1/u, तीनों में से दो चीज दी होंगी, तीसरी चीज ज्ञात करना होगी, आवर्धन निकालना होगा। तो जिनको समझ में आ गया है वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको एक बार गाइड कर दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है दर्पण वाला लास्ट में, है ना। अगर नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, अपन अभी करेंगे ही, है ना। उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको पूरा समझ में आ गया है। यहाँ पर आओगे अगर आप, तो यहाँ पर दर्पण वाले क्वेश्चन है, देखो ये एक 12वां क्वेश्चन है उत्तर दर्पण का, है ना। अरे रे क्या आ रहा है, उत्तर दर्पण का 12वां क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप ट्राई। यहाँ पर 14th वाले क्वेश्चन में भी उत्तल दर्पण है, ये भी कर सकते हो। 12, 14 और 15 में अवतल दर्पण है, ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, 12, 14 और 15। तो आज अपन ने यही सीखा था, दर्पण सूत्र से जुड़े हुए न्यूमेरिकल देखा था, और आखिरी आखिरी में अपन ने अपवर्तन देखा। तो अपवर्तन का नाम लेते से तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए गिलास में डूबा हुआ, कांच के गिलास में डूबा हुआ जिसमें पानी भरा हुआ है, सिक्का, या फिर डली हुई पेंसिल। सिक्का उभरा हुआ नजर आता है, पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है जितना हिस्सा पानी में। क्यों? अपवर्तन के कारण से। कैसे? अपवर्तन के कारण से जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल सुबह फिर से मिलेंगे मैथ्स में, और बाकी बच्चे शाम को मिलेंगे साइंस में। उम्मीद है आज कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय थैंक यू सर। गुरुदेव। सेम टू यू।